गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज के अंतिम टॉपिक के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी तक हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की विभिन्न कॉन्सेप्ट्स पढ़े, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसकी एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्सेट्रा। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें आगे और स्टडीज़ को और थ्योरीज की स्टडी करनी पड़ी। तो यदि हम इसकी लिमिटेशंस देखते हैं तो सबसे पहले और मेन लिमिटेशंस इसकी है कि हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंतर्गत जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है मेटल और लिगेंड के मध्य, वो माना था कम्प्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, अर्थात बनने वाला बॉन्ड आयनिक होता है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू CFT मेटल लिगेंड बॉन्ड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। CFT में पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर का इंक्लूजन नहीं बताया गया, अर्थात CFT के अनुसार किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोवलेंट कैरेक्टर हो सकता है, इस चीज़ को CFT फेवर नहीं करता है, जो कि सही नहीं है। इसको हम दो चीज़ों से फेवर कर सकते हैं। एक, कुछ कॉम्प्लेक्स हमने पढ़े हैं जिनमें मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और लिगेंड न्यूट्रल है, अर्थात उनमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं है मेटल और लिगेंड के मध्य में, फिर भी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स या अच्छे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बनने वाले कॉम्प्लेक्स के समान स्टेबल कॉम्प्लेक्स पाए गए हैं। तो इस चीज़ को CFT एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं है, फिर भी कॉम्प्लेक्स इतने अच्छी स्टेबिलिटी के साथ क्यों है। इसके अलावा हम यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स का ESR स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यदि स्टडी करते हैं, तो उसमें जो पीक्स आती हैं उसमें एक सिंगल पीक नहीं आकर के उसके साथ में छोटी छोटी पीक्स और आती हैं जो कि उसके कोवलेंट कैरेक्टर को बताती हैं। अर्थात कोई भी कॉम्प्लेक्स में लगभग 70% आयनिक कैरेक्टर होता है तो 30% कोवलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है। ये ESR स्पेक्ट्रम के द्वारा हम देख सकते हैं। लेकिन CFT में कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल साइलेंट है, ये कोवलेंट कैरेक्टर को फेवर नहीं करते हैं। तो सबसे मेन ड्रॉबैक इसकी यही है कि हमने यहाँ पर कम्प्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से 100% आयनिक बॉन्ड मानना है, जबकि उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। उस कोवलेंट कैरेक्टर को CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस है कि यहाँ पर हम in CFT only d electrons of metal ions are considered. The electron orbitals such as px, py, pz are not taken into consideration। अर्थात जब हम CFT में कंपाउंड फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का बारे में अध्ययन करते हैं तो हमने देखा कि केवल मेटल के d इलेक्ट्रॉन्स को ही हमने स्टडी किया, मेटल के सेम ऑर्बिट के s और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हमने नहीं कंसिडर किया। तो ये भी इसकी ड्रॉबैक है कि ये केवल d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसिडर करता है। थर्ड, CFT इग्नोर्स द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन d इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑन लिगेंड एटम। जैसा कि हम जानते हैं अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होना चाहिए। हमने यहाँ पर CFT में ये तो बताया कि मेटल के d इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन की वजह से d इलेक्ट्रॉन्स की स्प्लिटिंग होती है और डिफरेंट ज्योमेट्रीज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ लिगेंड के न्यूक्लियस और मेटल के d इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसकी वजह से भी ज्योमेट्री पे कुछ इफेक्ट्स आते हैं। इसकी स्टडी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंतर्गत नहीं करते हैं। Therefore, all properties are dependent upon the ligand orbital and their interaction with metal orbitals are not explained. Next, in CFT, pi orbitals of ligand are not considered. लिगेंड्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे लिगेंड जैसे कार्बोनिल लिगेंड या ऑर्गेनिक लिगेंड जो है उनमें पाई बॉन्डिंग भी पाई जाता है। उस पाई बॉन्ड की वजह से कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में CFT साइलेंट है, अर्थात CFT इसको कंसिडर नहीं करते हैं। Therefore, it cannot explain any properties related to ligand orbital and their interaction with metal orbital। तो यह ऐसी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है जो लिगेंड ऑर्बिटल और मेटल ऑर्बिटल के इंटरेक्शन की वजह से हो रही है। नेक्स्ट, CFT मेनली अफेक्ट्स बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सिलेक्शन। हमने देखा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल, ऑल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स।
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने स्टार्टिंग में बताया, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड स्ट्रेंथ, अर्थात उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर उनको एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, इसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम ये कह सकते हैं कि जो हमने फॉर एग्जांपल ये सीरीज यहाँ पे शो करी है, इसमें आयोडाइड वीकेस्ट फील्ड लिगेंड है और कार्बोनेट स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, अर्थात इसकी फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, इसकी फील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम है। लेकिन CFT इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है कि कोई भी लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा क्यों होती है, क्यों आयोडीन वीक फील्ड लिगेंड है, क्यों कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है। ये केवल बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी, लेकिन इसके पीछे की रीजन को एक्सप्लेन नहीं करता है। दैट इज CFT इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। सेकेंड, हमने यहाँ पे लिगेंड्स को अरेंज किया है फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। एक तरफ हम कहते हैं कि जो CFT में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हम कह सकते हैं कि पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, और यदि लिगेंड पॉइंट डाइपोल के रूप में है तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम होना चाहिए, अर्थात बनने वाला बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि CO इज़ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और आयोडाइड इज़ द वीक फील्ड लिगेंड। CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर ये दो कंट्रोवर्सी हो जाती है कि एक तरफ आयनिक लिगेंड होते हुए भी ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड होते हुए भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जबकि दूसरी तरफ हम जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से मान रहे हैं। As a ligand are assumed to be point charge, it is expected that ionic ligand should have greater splitting effect. However, actually they found to be a lower end of the spectrochemical series. Second, यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक H2 और NH3 को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों लिगेंड में हाइड्रोजन कॉमन है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन लिगेंड एटम है, ये नाइट्रोजन एटम है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन नाइट्रोजन, देयरफॉर H2 लिगेंड शुड बी हायर फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफील्ड स्ट्रेंथ, बट दिस इज एट वीकर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो दिस कैन नॉट ऑल्सो बी एक्सप्लेन थ्रू CFT। इसी तरह से यदि हम OH और H2 को कंपेयर करते हैं, OH इज हाइड्रोक्सिल आयन इज ए नेगेटिव आयन, H2 वाटर मॉलिक्यूल इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट here again we can see that hydroxyl is weak field ligand and H2O is strong field ligand. It doesn't matter it is neutral or it is an ionic compound. तो इन सब चीज़ों को लिगेंड के इफेक्ट्स को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फील्ड्स की स्ट्रेंथ किस तरह से हमने डिसाइड की, उसके पीछे रीजन क्या है, इस चीज़ को CFT नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। नेक्स्ट है द थ्योरी रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग pi bonding, means no information about pi bond formation in ligand. This is serious drawback because pi bonding is found in many complexes. हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लिगेंड्स की pi bonding की वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेज आते हैं, इस चीज़ को CFT नहीं एक्सप्लेन करता है। लास्ट, CFT डज नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ pi bond ऑन डेल्टा, अर्थात pi bond का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में CFT साइलेंट है, इसके बारे में CFT ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। इसकी वजह से प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेज आते हैं, CFT ने इस चीज़ को नहीं डिस्कस किया गया। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी CFT की, जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट थ्योरी को स्टडी करना पड़ता है। तो नेक्स्ट थ्योरी MOT हम हायर क्लासेस में अगर पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तो हम MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी स्टडी करेंगे। इसके साथ ही हमारा बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें मेनली CFT था, ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।